नमस्कार, ये सिनेमा सारांश। आज हम देखने जा रहे हैं 2020 फिल्म प्रॉमिसिंग यंग वुमन। स्पॉयलर्स अहेड। देखें और एंजॉय। फिल्म की शुरुआत में तीन लड़के पॉल, जेरी और जिम एक बार में नाच रहे हैं और एक दूसरे से बात कर रहे हैं। वहां एक लड़की कैसेंड्रा सोफे पे लेटी हुई है, थोड़ी शराब पी हुई है। पॉल और जिम उसको देख रहे हैं और कितनी सुंदर है ये बात कर रहे हैं। जेरी उनको जरूरी काम की बात करके रोकने की कोशिश करता है। पॉल अंदाजा लगाता है कि कैसेंड्रा अकेली है और शायद कोई उसको आज ले जाएगा। अचानक जेरी जाके देखता है कि वह ठीक है कि नहीं। वह उसके पास बैठता है और पता चलता है कि उसको अपना फोन नहीं मिल रहा। फिर वह कहता है कि वह टैक्सी में उसको घर छोड़ दिया जाएगा। कैसेंड्रा शुक्रिया करती है और जब वह बार से बाहर जाते हैं तो वह उसके ऊपर झुक जाती है। टैक्सी ड्राइवर मोंटी कैसेंड्रा को देखकर शक करता है कि वह उसकी टैक्सी में उगल सकती है। वह जेरी से कहता है कि उसने अभी अपनी कार क्लीन करवाई है, लेकिन कैसेंड्रा भरोसा दिलाती है कि वह उगलेगी नहीं। फिर जेरी कैसेंड्रा से पूछता है कि क्या वह उसके साथ एक ड्रिंक करेगी, क्योंकि उसका अपार्टमेंट कुछ ब्लॉक दूर ही है। कैसेंड्रा मान जाती है और वह जेरी के अपार्टमेंट जाते हैं, जहां वह उसे ऑरेंज जूस देता है। फिर वह नशे में धुत कैसेंड्रा को अपने बेडरूम ले जाता है और वह उसके बेड पर लेट जाती है। जेरी उसे कहता है कि वह कितनी सुंदर है और जब वह उसे कपड़े उतारने की कोशिश करता है तो वह परेशान हो जाती है और तुरंत उठ जाती है। हैरानी से जेरी उसे देखता है और पता चलता है कि कैसेंड्रा सिर्फ नाटक कर रही थी। अगली सुबह हम कैसेंड्रा को पहले वाले कपड़े में देखते हैं। एक हाथ में हाई हील्स पकड़ दीते हुए, एक कोहनी से खून निकल रहा है और वह हॉट डॉग खा रही है। वह बिल्कुल शांत लग रही है और जो भी उसने कल रात किया उससे उसे बहुत अच्छा फील हो रहा है। वह सड़क पर काम कर रहे निर्माण मजदूरों के पास से गुजरती है और उनमें से एक शर्मिंदा करने वाली सैर कहकर चिल्लाता है। वह रुक जाती है और मजदूरों को घूरती है, जिससे वह शर्मिंदा हो जाता है और वह जल्द ही चली जाती है। वह घर लौटती है और अपनी डायरी में जेरी का नाम लिखती है, जिसमें दूसरे पुरुषों की भी सूची और नीले या काले निशान हैं। फिर वह अपने माता पिता के साथ नाश्ता करती है और उसके पिता स्टैनली पूछते हैं कि वह कल रात घर क्यों नहीं आई थी। वह कहती है कि उसे कॉफी शॉप में इन्वेंट्री करने के लिए देर तक काम करना पड़ा। फिर उसकी मां सुसैन कहती है कि उसे अपने बॉस से बात करनी चाहिए ताकि वह अपनी शिफ्ट बदल सके और देर रात घर न लौटे। कॉफी शॉप में कैसेंड्रा की बॉस गेल उसे बताती है कि उसने उसे हेड ऑफिस में रेकमेंड किया है। इसी बीच रूबी नाम की एक कस्टमर आती है और ऑर्डर देने की कोशिश करती है, लेकिन कैसेंड्रा गेल से बात करती रहती है और रूबी को सर्व करने की कोई कोशिश नहीं करती, इसलिए वह शॉप छोड़ देती है। इसके बाद गेल कैसेंड्रा को बताती है कि जॉनी नाम का एक लड़का पिछले हफ्ते उसे फॉल आउट बार में अकेली और नशे में देखा था और उसे चिंता हुई थी। कैसेंड्रा कहती है कि उसने किसी और को देखा होगा, क्योंकि वह कभी वहां नहीं गई। गेल उसे लेकर चिंतित लगती है, लेकिन आखिरकार इसे छोड़ देती है। अगले दिन कॉफी शॉप में काम करते हुए रयान कूपर नाम का एक कस्टमर आता है और कैपुचिनो मांगता है। वह उसे घूरता है और उसे पता चलता है कि कैसेंड्रा उसकी फॉरेस्ट मेडिकल स्कूल में क्लासमेट था। वह कैसेंड्रा से उसकी नौकरी के बारे में पूछता है और उसे डेट पर जाने के लिए कहता है। कैसेंड्रा उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे कैपुचिनो देती है, जिसमें उसने थूका है। हालांकि रयान कॉफी लेता है और उसे पी जाता है। शाम को कैसेंड्रा आईने में मेकअप लगाती हुई दिखाई देती है, क्योंकि वह यूट्यूब पर एक मेकअप ट्यूटोरियल देख रही है। वह नील नाम के एक लड़के के अपार्टमेंट जाती है। वह उसे कुछ किताबें पढ़ने की सलाह देता है और अपने उपन्यास के बारे में बताता है। वह उसे किसी तरह का ड्रग सूंघने को कहता है और फिर वह अपनी उंगली चाटकर जो ड्रग कैसेंड्रा ने नहीं सूंघा था उसे उसकी मसूड़ों पर रगड़ता है। वह ऐसा करते हुए कैसेंड्रा उसे घूर रही होती है। नील कहता है कि उसे मेकअप लगाने की जरूरत नहीं है और वह उसके सभी झाइयों और खामियों को देखना चाहता है। कैसेंड्रा उसे टैक्सी बुलाने के लिए कहती है, क्योंकि वह घर जाना चाहती है, लेकिन नील जिद करता है कि वह रुके और उसे चूमता रहता है। फिर वह उसका चेहरा पकड़ लेती है और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखती है। नील डर जाता है और तुरंत हट जाता है। वह लगातार उसे अपने घर से जाने के लिए कहता है, लेकिन कैसेंड्रा उसे याद दिलाती है कि उसने कुछ ही देर पहले उसे रुकने के लिए कहा था। वह उसके पास आती रहती है और कहती है कि वह हर हफ्ते एक क्लब जाती है और नशे में होने का नाटक करती है, ताकि नील जैसे लड़के उसकी खैरियत पूछने आए। फिर वह उसके संगीत के स्वाद की तारीफ करती है और चली जाती है। वह जल्दी ही घर पहुंचती है
और अपनी डायरी में एक छोटी सी लाइन जोड़ती है। वह नील का नाम बाकी सभी नामों के साथ लिखती है। वह बेडसाइड पर रखी दो युवा लड़कियों की एक दूसरे को गले लगाते हुए तस्वीर को देखती है और लाइट बंद कर देती है। अगली सुबह कैसेंड्रा को नाश्ते की मेज पर अपनी कुर्सी पर एक बड़ा लिपटा हुआ तोहफा मिलता है। वह अपना 30वां जन्मदिन भूल गई है और उसकी माँ उसे अजीब होने के लिए डांटती है, क्योंकि कैसेंड्रा की कोई दोस्त या बॉयफ्रेंड नहीं है। वह कभी पार्टियों में नहीं जाती और रातें बाहर बिताती है, बिना अपने माता पिता को कुछ बताए। स्टैनली सुसैन को सांत्वना देता है और कैसेंड्रा से कहता है कि वह अपना तोहफा खोले। उसे एक बड़ा सुंदर सूटकेस मिलता है। कैसेंड्रा गेल को अपने जन्मदिन के उपहार के बारे में बताती है और गेल सुझाव देती है कि उसे शादी कर लेनी चाहिए और बच्चे पैदा करने चाहिए, लेकिन कैसेंड्रा कहती है कि उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। अचानक रयान कॉफी शॉप में आता है और कैसेंड्रा को बताता है कि उसने उसे संपर्क करने के लिए एक फर्जी नंबर दिया था। वह कहता है कि अगर उसे दिलचस्पी नहीं है तो वह उसे परेशान नहीं करेगा। वह उसे बताती है कि वह अभी किसी को डेट नहीं करना चाहती। फिर रयान पूछता है कि क्या वे अच्छे दोस्त बन सकते हैं और उसे अपने साथ लंच पर जाने के लिए कहता है। कैसेंड्रा इस पर विचार करती है और उसे एक गर्म मुस्कान देती है। दोपहर में वह लंच के लिए एक सुंदर फ्लोरल ड्रेस पहनती है। जब वह घर से निकलने वाली होती है तो उसके माता पिता उसे देख लेते हैं और एक साथ खुश और हैरान हो जाते हैं। फिर वह उनसे कहती है कि वह एक दोस्त के साथ लंच करने जा रही है और चली जाती है। रयान लंच पर कैसेंड्रा से मिलता है और पूछता है कि उसने मेडिकल स्कूल क्यों नहीं जारी रखा। वह उसे बताती है कि उसने इसे छोड़ दिया क्योंकि वह कुछ और करना चाहती थी। रयान उसकी तारीफ करता है और कहता है कि वह हमेशा एक प्रतिभाशाली छात्रा रही है और एक महान डॉक्टर बन सकती थी। शाम को वे सड़क पर चलते हैं और संयोग से रयान के अपार्टमेंट पर पहुंच जाते हैं। वह कैसेंड्रा को ऊपर एक पेय के लिए जुड़ने के लिए कहता है, लेकिन फिर उसे लगता है कि रिश्ते में इतनी जल्दी घनिष्ठ होना जल्दबाजी होगी और उसे लगता है कि कैसेंड्रा को बुरा लगेगा। वह उसे बताता है कि वह उसे घर छोड़ देगा, लेकिन वह मना कर देती है और टैक्सी लेने का फैसला करती है। जैसे ही वह जाती है वह टूटी हुई लगती है और एक कूड़ेदान को लात मार देती है। अगले दिन कैसेंड्रा अस्पताल में रयान से मिलने जाती है और उसे बताती है कि वह पहले कभी किसी रिश्ते में नहीं रही है, इसलिए उसे समय चाहिए। रयान उसे समझता है और उसे तुरंत डेट पर जाने के लिए कहता है क्योंकि उसकी जॉब शिफ्ट खत्म हो गई है। शाम को रयान उसके कॉफी शॉप में आता है और कैसेंड्रा से बात करता है। वह उसे मेडिकल स्कूल की मैडिसन मैकफी नाम की एक लड़की की याद दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन कैसेंड्रा ऐसा दिखावा करती है जैसे उसे याद ही नहीं है। फिर वह उसे एक और सहपाठी एल मोनरो के बारे में बताता है जो कुछ महीने पहले लंदन वापस आया है और एक मॉडल से शादी कर रहा है। एल मोनरो के बारे में सुनकर कैसेंड्रा परेशान हो जाती है। वह रयान से पूछती है कि क्या वह उसे अक्सर देखता है। रयान बताते हैं कि वे बहुत करीबी दोस्त नहीं हैं और केवल काम के सिलसिले में ही उनकी मुलाकात होती है, क्योंकि एल मोनरो अस्पताल में एनेस्थेसियोलॉजिस्ट हैं। रात में कैसेंड्रा अपना लैपटॉप खोलती है और उसकी तलाश करती है। वह उसे अपनी मंगेतर के साथ एक तस्वीर में देखती है। वह कमेंट्स देखती है। वह मैडिसन मैकफी के कमेंट पर रुक जाती है। वह उसकी प्रोफाइल देखती है। वह अपनी डायरी में कुछ लिखती है। वह एल मोनरो और अन्य लोगों से बदला लेने का फैसला करती है जो उसकी सबसे अच्छी दोस्त नीना के यौन उत्पीड़न मामले में शामिल थे। अगले दृश्य में कैसेंड्रा और मैडिसन मैकफी एक रेस्टोरेंट में लंच के लिए मिलते हैं। कैसेंड्रा उससे पूछती है कि उसे याद है कि उसने मेडिकल स्कूल क्यों छोड़ दिया था। वह मैडिसन को कैसेंड्रा की सबसे अच्छी दोस्त नीना के यौन उत्पीड़न की याद दिलाती है, लेकिन मैडिसन अभी भी इसे वास्तव में उत्पीड़न मानने से इनकार करती है। वह कैसेंड्रा को बताती है कि यह मानना मुश्किल था कि नीना के साथ बलात्कार हुआ, क्योंकि सब कुछ तब हुआ जब वह नशे में थी। फिर कैसेंड्रा चली जाती है और मैडिसन से कहती है कि वह बिल्कुल नहीं बदली है। वह टोनी नाम के एक आदमी को चाबियां और पैसे देती है ताकि वह मैडिसन को एक होटल के कमरे में ले जाए। बाद में कैसेंड्रा को मैडिसन का एक वॉइसमेल मिलता है जिसका वह जवाब नहीं देती है। मैडिसन उसे बताती है कि वह बहुत नशे में थी और वह एक होटल के कमरे में जागी। वह कैसेंड्रा को बताती है कि उसे डर है कि उसके साथ कुछ हो सकता है। अगले दृश्य में कैसेंड्रा अपनी किताब निकालती है और मैडिसन का नाम काट देती है। वह अगले नाम पर नजर डालती है, वॉकर, जो फॉरेस्ट मेडिकल स्कूल के डीन हैं और उनका अगला निशाना भी है। वह हाई स्कूल से एक लड़की एम्बर को यह कहकर लुभाती है कि वह वे ड्रीम बॉय बैंड के लिए काम करती है
और उसे एक कैसल डाइनर में आना होगा, लेकिन उसे पता नहीं है कि सही पता क्या है। एम्बर बैंड के बारे में सुनकर उत्साहित हो जाती है और कैसेंड्रा का मार्गदर्शन करने का फैसला करती है। इसके बाद कैसेंड्रा फॉरेस्ट मेडिकल स्कूल में अपनी डीन वॉकर से मिलने जाती है और उसे 7 साल पहले हुई बलात्कार की घटना की याद दिलाती है। डीन उसे बताती है कि वह एल मोनरो के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती क्योंकि इससे उसके करियर को नुकसान हो सकता है। वह कैसेंड्रा को बताती है कि नीना को उस रात शराब नहीं पीनी चाहिए थी और पार्टी के बाद लड़कों के साथ छात्रावास में नहीं जाना चाहिए था। फिर कैसेंड्रा उसे बताती है कि उसने अपनी बेटी एम्बर को उसी छात्रावास में छोड़ दिया है और उन लड़कों से मिलवाया है जो अब वहां रहते हैं। लेकिन बाद में जब डीन नीना के मामले में खुद को दोषी मानने का फैसला करती है तो वह बताती है कि उसकी बेटी सुरक्षित है और कैसल डाइनर में अपने पसंदीदा बॉय बैंड को देखने का इंतजार कर रही है। कैसेंड्रा वॉकर से जो कहती है उसे लेकर पछताती है और सड़क के बीच में अपनी कार में चेहरा स्टीयरिंग व्हील के खिलाफ रखकर बैठ जाती है। अचानक उसे एक तेज हॉर्न की आवाज सुनाई देती है और उसे एक पिकअप ट्रक में एक आदमी खुद पर चिल्लाते हुए पाता है। कैसेंड्रा पिछली सीट से एक व्हील लॉक लेती है और अपनी कार से बाहर निकल जाती है। वह उसकी कार के पास जाती है और एक ब्रेक लाइट तोड़ देती है। वह उसकी विंडस्क्रीन भी तोड़ देती है और व्हील लॉक पकड़े हुए उसकी खिड़की के पास घूमती है। वह आदमी डर जाता है और कैसेंड्रा को सड़क के बीच में खड़े छोड़कर भाग जाता है। रेयान कैसेंड्रा से मिलता है जब वह घर लौटती है। वह उसे फिल्म देखने के लिए कहता है, लेकिन वह बहुत थकी हुई होने के कारण मना कर देती है। बाद में रात में रेयान कैसेंड्रा को पॉल के साथ एक बार में देखता है और उसे बताता है कि अगर उसे दिलचस्पी नहीं थी तो उसे बताना चाहिए था। वह निराश हो जाता है और बार के अंदर चला जाता है। फिर पॉल को पता चलता है कि कैसेंड्रा नशे में होने का नाटक कर रही थी और उसे याद आता है कि वह लड़की है जो जेरी के साथ गई थी। अगले दिन वह अपने अगले निशाने जॉर्डन ग्रीन से मिलने जाती है जो एक वकील है। जॉर्डन नीना के मामले में निष्पक्ष नहीं होने के लिए उससे माफी मांगता है। वह उसे बताता है कि वह अपराध बोध के कारण लंबे समय से सो नहीं पा रहा है। वह उसे माफ कर देती है और उस आदमी को मारने के लिए जो उसने उसे काम पर रखा था उसे रोक देती है। फिर वह नीना की मां मिसेस फिशर से मिलने जाती है और वे दोनों नीना की यादों को याद करते हैं। वह कैसेंड्रा से आगे बढ़ने का आग्रह करती है क्योंकि वह उसे और उसके पति को बलात्कार की घटना और नीना की मौत की याद बहुत बार दिलाती है। कैसेंड्रा घर लौटती है और अपनी बदला लेने की योजना छोड़ देती है और अपनी डायरी को कूड़ेदान में फेंक देती है। अगले दृश्य में कैसेंड्रा रेयान के अपार्टमेंट में दिखाई देती है और उससे माफी मांगती है और वे प्यार में पड़ जाते हैं। कैसेंड्रा का जीवन एक नया मोड़ लेता है और वह उसके साथ बहुत खुश हो जाती है। मैडिसन मैकफी कैसेंड्रा के घर के बाहर उसे मिलती है और लंच के बाद क्या हुआ ये जानने के लिए बेताब है। कैसेंड्रा उसे विश्वास दिलाती है कि कुछ नहीं हुआ। मैडिसन उसे एक पुराना फोन देती है जिसमें नीना की घटना का एक वीडियो है। कैसेंड्रा वीडियो देखती है और पता चलता है कि रेयान एक दर्शक था। अगले दिन वह अस्पताल जाती है और धमकी देती है कि वह वीडियो जारी कर देगी जिसमें रेयान दिखाई दे रहा है, जब तक कि वह उसे यह नहीं बताता कि ऑल मोनरो बैचलर पार्टी कहां आयोजित की जा रही है। रेयान उसे पता बताता है और उसे माफ करने के लिए कहता है, लेकिन कैसेंड्रा मना कर देती है और चली जाती है। फिर कैसेंड्रा जंगल में एल मोनरो की बैचलर पार्टी में एक स्ट्रिपर के रूप में दिखाई देती है। वह उसके दोस्तों को नशीला पदार्थ देती है और उसे ऊपर के बेडरूम में ले जाती है। वह उसे बिस्तर से हथकड़ी से बांध देती है और उसे बताती है कि वह नीना फिशर है। वह इस पर गुस्से में प्रतिक्रिया करता है क्योंकि असली नीना मर चुकी है और फिर उसे नीना की सबसे अच्छी दोस्त के रूप में पहचानता है। वह घबरा जाता है और उसे पैसे देता है और कहता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया है। वह कहता है कि नीना जो कुछ भी उसके साथ हुआ उसमें शामिल थी क्योंकि वह उसके पेट पर नीना का नाम उकेरना शुरू कर देती है। वह किसी तरह एक हथकड़ी को हटा देता है और तकिए से उसका दम घोंटकर हत्या कर देता है। अगली सुबह एल मोनरो का सबसे अच्छा दोस्त जो उसे अभी भी हथकड़ी से बंधा हुआ कैसेंड्रा के शव के बगल में पाता है। वह उसका सामना करता है और उसे बताता है कि हत्या उसकी गलती नहीं थी। फिर वह जंगल में कैसेंड्रा के शव को जलाने में मदद करता है। कैसेंड्रा के माता पिता एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और जासूस वॉकर जांच शुरू करता है। वह अस्पताल में रेयान से मिलता है जो उसे बताता है कि कैसेंड्रा मानसिक रूप से परेशान है और उसे यह नहीं बताता कि कैसेंड्रा एल की बैचलर पार्टी जा रही थी। एल मोनरो के रिसेप्शन पर रेयान को कैसेंड्रा से पहले से निर्धारित संदेश प्राप्त होते हैं।
जिसमें लिखा है कि बात खत्म नहीं हुई है। वकील जॉर्डन ग्रीन को उससे एक पैकेज मिलता है जिसमें बलात्कार का वीडियो और पुलिस को कहां तलाश करना चाहिए इसके विवरण हैं अगर वह गायब हो जाती है। गेल को पता चलता है कि कैसेंड्रा ने उसे आधा दिल के आकार का हार दिया है जिसमें कैसी का नाम लिखा है। पुलिस को नीना का नाम वाला दूसरा आधा भाग और कैसेंड्रा का जला हुआ शव मिलता है। इसके बाद रयान देखता है कि पुलिस आती है और शादी के रिसेप्शन में कैसेंड्रा की हत्या के लिए एल मोनरो को गिरफ्तार कर लेती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन चालू करें। देखने के लिए धन्यवाद।